वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। माय नेम इज दिलशाद एंड आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आपका एसएससी एमटीएस के लिए बेनिफिशियल जीके के कुछ क्लासेस, जो कि मतलब बेसिकली ये है क्या, इसमें एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है जिसको कि हम लोग लगाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर वी गेटिंग स्टार्टेड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो संतोष ट्रॉफी 54 वर्षों के बाद किस राज्य ने जीती? तो कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड है फुटबॉल से। ठीक है, और फुटबॉल के कुछ और ट्रॉफीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज देखेंगे तो एक आता है आपका मर्दिका कप। ठीक है, मर्दिका कप। फिर आपका आ जाता है सुब्रतो कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो। फिर आपका रोवर्स कप। फिर आपका संतोष ट्रॉफी यहाँ पे लिखा हुआ ही है। फिर एक आता है आपका यूईएफए कप, यूईएफए कप। ये सब आपका फुटबॉल से संबंधित है। और हम लोग नंबर ऑफ प्लेयर्स का देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 होते हैं। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो तमिलनाडु में ऑनलाइन जो जुआ होता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। चलिए, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध गतिक श्यानता की गैस इकाई यानी गॉसियन यूनिट क्या है? शुद्ध गतिक श्यानता की गॉसियन यूनिट क्या है? ये है स्टोक्स। एम्पियर किसका है? एम्पियर ऐसा ही यूनिट है करंट का। ठीक है, और जूल किसका है? जूल तो आपका एनर्जी यानी ऊर्जा का है। और डार्सी किसका है? डार्सी आपका परमिएबिलिटी का है, परमिएबिलिटी। डार्सी आपका परमिएबिलिटी का हो गया। तो देखो, शुद्ध गतिक श्यानता का गॉसियन यूनिट हो गया आपका स्टोक्स। एम्पियर करंट का हो गया। जूल एनर्जी का यानी ऊर्जा का हो गया। डार्सी आपका परमिएबिलिटी का हो गया। अगला देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो निम्न में से अगर सबसे साक्षरता दर किसका कम है तो त्रिपुरा का है। चलिए हम लोग लिटरेसी रेट पे यानी साक्षरता दर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हाईएस्ट लिटरेसी रेट, एक लोवेस्ट लिटरेसी रेट, स्टेट में, यूटी में, और आपका डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर हाईएस्ट का देखें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे देखने को मिलता है? आपका हाईएस्ट सबसे ज्यादा साक्षरता दर देखने को मिलेगा आपका केरला में। और वहां पे केरला में है कितना? वहां पे है 91.85%। लोवेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये लोवेस्ट आपको देखने का मिल जाएगा बिहार में, जहाँ पे है 61.8%। ये तो आपका स्टेट का हो गया यानी कि राज्य का हो गया। यूटी का देख लेते हैं। यूटी में सबसे ज्यादा अगर लिटरेट यूटी कौन सा है, वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप में ये 91.85% लक्षद्वीप का है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 94%। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट लिटरेट यूटी कौन सा है? वो है आपका दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। और डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो सरचीप, सरचीप डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मिजोरम का, वो सबसे ज्यादा लिटरेट है। और अलीराजपुर जो कि एमपी का है वो सबसे कम है, अलीराजपुर एमपी का। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट का अंतर, तो मेल में आपका लिटरेसी रेट है 82.14% और फीमेल में है आपका 65.46%। दोनों के बीच का कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 16.68%।
ठीक है, चलिए चलिए एक बार हम लोग इसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इनमें से जो दिया गया है वो त्रिपुरा है। अब हम लोग देख लेते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट साक्षरता दर आपका केरला में देखने को मिल जाएगा, कितना 94%। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार में देखने को मिलेगा 61.8%। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूटी का देखेंगे तो लक्षद्वीप में है, वो 91.85% है। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन यूटीज है वो दादरा नगर हवेली का है। फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो सरसीप जो कि मिजोरम का है, और लोवेस्ट आपका अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। और अब हम लोग पूछ लिया जाए कि लिटरेसी रेट ऑफ मेल कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो होगा आपका 82.14%। और लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ 2011 वो होगा आपका 65.46%। अच्छा, एक बार पूछ लिया गया था कि दोनों के मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट के बीच अंतर कितना है, तो वो है आपका 16.68%। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला है आपका, एक से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला है मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन था? मित्र मेला को स्थापित किया था आपका विनायक सावरकर जी ने। मित्र मेला को स्थापित किसने किया था? विनायक सावरकर जी ने मित्र मेला को स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, जो कि सुभाष चंद्र के गुरु भी थे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जो कि आपके सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों यानी ट्रांसफर पेमेंट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ट्रांसफर पेमेंट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है? बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ये आपका ट्रांसफर पेमेंट का मतलब बेस्ट डेफिनेशन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पेयरिंग रेन अ नोवेल, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेड अर्थ एंड पोरिंग नोवेल के पुस्तक के लेखक है विक्रम चंद्र। कौन है? विक्रम चंद्र है। चलिए यहाँ पे हम लोग रस्किन बॉन्ड दिया हुआ है, तो रस्किन बॉन्ड का कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। सबसे पहले एक आपका इंपॉर्टेंट बुक होता है रस्किन बॉन्ड का ब्लू अम्ब्रेला, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक हो गया ब्लू अम्ब्रेला। और क्या इंपॉर्टेंट है इसका? द रूम ऑन द रूफ, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाएगा, द रूम ऑन द रूफ। और कौन सा? और आपका रोड टू मसूरी, रोड टू मसूरी, ये बुक भी आपका, ये देखो रस्किन बॉन्ड का वैसे तो बहुत सारा बुक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ और रोड टू मसूरी। अच्छा, यहाँ पे एक और बुक याद आ रहा है मुझे, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक किसका है? ये बुक है आपका किरण देसाई जी का, किरण देसाई जी का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है आपका। तो रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल, ये आपका विक्रम चंद्र जी का है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई जी का है। और ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ और रोड टू मसूरी, ये रस्किन बॉन्ड जी का है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? मतलब कहना चाह रहा है कि दिन में और रात का जो टेम्परेचर होता है उनके बीच डिफरेंस लगभग ना के बराबर होता है, वो है आपका केरल। केरल में क्या होता है कि दिन और रात का टेम्परेचर लगभग बराबर ही होता है। अगला देखते हैं, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण के चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो आहार्य अभिनय जो है, आहार्य अभिनय का संबंध जो है वेशभूषा, आभूषण या चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा पूरा फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 14 से 18 आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 को क्या मतलब 14 से 18 में क्या मेंशन है, फिर आपका 19 से 22 में क्या मेंशन है, फिर 23-24 में क्या मेंशन है, ये सभी अनुच्छेद को देख लेते हैं। उसके बाद आपका 25 से 28 है, इसमें क्या मेंशन है, फिर आपका 29-30 में क्या मेंशन है, और आपका आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में क्या मेंशन है। तो 14 से 18 में है आपका राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, राइट टू। 14 से 18 में क्या है, राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है। 19 से 22 में क्या है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23-24 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और 25 से 28 के बीच में राइट फॉर रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है आपका 25 से 28 में, रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद 29-30 में क्या है, 29-30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट में आ गया आपका आर्टिकल 32, इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसमें कि रीट जारी करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे को इसको ही आपका क्या बोलेंगे, हार्ट एंड सोल कहा था, हार्ट एंड सोल। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल किसने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, अच्छा सॉरी इसका आंसर नहीं देखा क्या, भारत के संविधान 29-30 किससे संबंधित है, तो 29-30 से आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से संबंधित यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। अगला देखते हैं, वसुंधरा दोरस्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो वसुंधरा दोरस्वामी को ये आपका 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और वसुंधरा दोरस्वामी किस आपका क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, तो वो भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। अब भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको पता होगा कि ये आपका तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसका कि वर्णन आपको सॉरी नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा। कहाँ पे, नाट्य शास्त्र में। और इसको कंपोज किया है भरत मुनि ने। ठीक है, इसको कि पांचवा वेद ही बोलते हैं, फिफ्थ वेद भी, सॉरी इसको नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद ही बोला जाता है। चलिए, तो भारतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम क्या है, इसको भारतनाट्यम को हम लोग सादिर या फिर आपका दासिरट्टम के नाम से भी जानते हैं, दासिर अट्टम। क्यों, क्योंकि इसको पहले दासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, इसीलिए इसको दासिरट्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में क्या है कि 1910 में जो है ना, इसको अंग्रेज ने बैन कर दिया था। 1910 में इसको अंग्रेज ने बैन कर दिया था। और ये जो सिंबलाइज है, ये फायर पंच तत्व में होता है ना, आग, आग को सिंबलाइज करता है। ठीक है, और इसके कभी कभी जो है ना सीरीज पूछ ले जाते हैं, तो उन सीरीज को हम लोग याद याद कर लेते हैं। ठीक है, इनके सीरीज पूछ ले जाते हैं। पहले तो सबसे पहले होता है अलारिप्पू। ठीक है, अलारिप्पू, उसके बाद जाति सौरम, ये आपको सीरीज याद रखना है, अलारिप्पू, उसके बाद जाति सौरम, और उसके बाद आता है आपका शब्दम। फिर उसके बाद आएगा शब्दम के बाद वर्णम, और उसके बाद आएगा पदम, फिर आएगा तिल्लाना। तो जरूरी है आपको ये सब स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले अलारिप्पू आता है, उसके बाद जाति स्वरम, उसके बाद शब्दम, उसके बाद वर्णम, उसके बाद पदम, उसके बाद तिल्लाना। लेकिन आपसे ऐसे इस सीरीज में नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि जाति स्वरम किससे एसोसिएटेड है या वर्णम किससे एसोसिएटेड है, तो आपको वहां आंसर करना होगा कि भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इतना भारतनाट्यम के लिए काफी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमल वेल्लई, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता
रत्नम डैश की महान प्रतिपादक है। तो ये सब भारतनाट्यम के महान प्रतिपादक है। कौन कौन सा? पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमल वेलई, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम। और इसमें कुछ कुछ नाम जोड़ लो। एक है आपका सोनल मानसिंह, सोनल मान सिंह। और एक नाम जोड़ लो इम्पोर्टेंट, एक सोनल मानसिंह हो गया ना, एक राधा श्रीधर। ये दोनों भी जोड़ लो इसमें, राधा श्रीधर। ये सब कुछ भारतनाट्यम की इम्पोर्टेंट आपका एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है? कैपिटल रिसिप्ट विदेशों से प्राप्त अनुदान, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, नागरिकों से वसूला गया राजस्व या सरकारी बंद पत्र की बिक्री। तो सरकारी बंद पत्र की बिक्री जो है ये कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है। मतलब जो भी सरकारी चीज है, लाइक आपका जो भी सरकारी मॉन्यूमेंट्स हो गया, उन सबको बेचना ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अगर मान लो लेट्स से कि अगर अपने अपने पास ताजमहल है, वो ताजमहल अगर हम लोग बेच देंगे तो हम हमारे पास एक पूंजी आएगा ना, उसी इसको कैपिटल रिसिप्ट में उसको काउंट किया जाता है। और आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको डेडिकेट क्लास करना होगा ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स खुद में ही एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। वैसे बीच बीच में उसके हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते। अगला देखते हैं, डैश का नौखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रो यानी भादव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े, ऐसा इसको आपको दिख नहीं रहा होगा ना, शायद क्या कर देता हूँ मैं, आपको शायद दिख रहा होगा। यस का नौखाई त्योहार, नौखाई त्योहार कहाँ का है? नौखाई त्योहार आपका उड़ीसा का है। देखो बाकी सब आपसे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये आपसे बस जानना चाह रहा था कि नौखाई त्योहार आपको पता है या नहीं कि कहाँ का है। तो नौखाई त्योहार आपका उड़ीसा का है, जिसको कि भादव महीने में मनाया जाता है। भादव किस महीने को बोलते हैं? अगस्त सितंबर को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था आपका वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो पंडित जसराज जी का संबंध जो है वो आपका मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराने से है संबंध पंडित जसराज जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, 18वें आवधिक 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 23 में घटकर डैश हो गई, तो घटकर 9.2% हो गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 129 यानी आर्टिकल 129 में क्या लिखा गया है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 124 से आपका सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित होगा, है ना? अच्छा यहाँ देखो, सब में सुप्रीम कोर्ट ही लिखा हुआ है, सब में सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहाँ से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि आर्टिकल 129 में डेडिकेटेड है क्या। तो आर्टिकल 129 में आपका यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो है ये आपका डेड सेल यानी मृत कोशिका का खोज किया था। डेड सेल कहाँ से, कॉर्क से खोजा था। ठीक है। और आपका 1674 में जिसने एंटोनी लॉन लॉन अच्छा सॉरी लॉन नहीं, एंटोनी वॉन है, कौन लिख रहा हूँ मैं।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल का खोज किया था। लिविंग सेल का कहां से? पौंड से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में ही दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो सचिन तेंदुलकर का कौन सा है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे क्या है? ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल किसका है? ये है आपका मैरी कॉम का। मैनी ट्रिस्ट विद गॉड, मैनी ट्रिस्ट विद गॉड किसका है? आपका मैनी ट्रिस्ट विद गॉड है आपका पीवी रघुनाथन जी का। पीवी रघुनाथन। और आई एम नो मसीहा ये है आपका सोनू सूद का। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो पंडित भजन सोपोरी जो है वो संतूर वादक थे। पंडित भजन सोपोरी कौन से वादक थे? संपूर्ण संतूर वादक थे, जिसका कि 2022 में निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है अभी तक, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल पे हम लोग की जुड़ जाना, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जुड़ने का फायदा क्या है कि वहां से आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट जो भी है पीवाईक्यू, ये सब आपको वहां पे मिलते रहेगा, तो वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।